पश्चिमी घाट पूरा पढ़ लिया था अपन ने। देखो जिस हिसाब से अपन ने वहां देखा था, बाई मैपिंग समझ लेते हैं, थोड़ा इजी समझ में आता है बाई मैपिंग। देखो ये अपन ने यहां से स्टार्ट किया था पश्चिमी घाट, जिससे अपन बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। पश्चिमी इसको बोलते हैं जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, घाट का एरिया, तट वाला एरिया ही है वेस्टर्न घाट का एरिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपके हो जाता है मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ मानसून में आता है। यह है पश्चिमी घाट का एरिया, इधर वाला पूरा का पूरा। अपन ने पश्चिमी घाट पढ़ा था कल, सारा का सारा घाट क्षेत्र जो पश्चिमी वेस्टर्न कोस्टल एरिया, पूरा पश्चिमी तट वाला एरिया, उसमें जो घाट क्षेत्र है अपना, वो अपन ने कल पढ़ा था। उसमें अपन ने सारे के सारे तीनों पार्ट पढ़ लिए थे। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। इस हिसाब से कल अपन ने जो भारत में दक्षिणी भाग है ये वाला पढ़ा था अपन ने, पश्चिमी घाट वाला। आज अपन लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन लोग पूर्वी घाट के बारे में। कल पश्चिमी घाट की सारी तो चोटियां हो गई थी कंप्लीट, जिस हिसाब से अपन ने आगे देखा था पश्चिमी घाट की जानकारी देखी थोड़ी बहुत। फिर इसके 3 पार्ट कर रखे अपन ने, उत्तरी सह्याद्री, मध्य और दक्षिण सह्याद्री। इन तीनों सह्याद्री को पढ़ा, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ये तीनों सह्याद्री तक पढ़ लिए थे। फिर अपन ने घाट क्षेत्र पढ़ा। पश्चिमी घाट में कुछ घाट है जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैन्य कोटा। इन घाट क्षेत्र में जैसे थाल और भोर घाट तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। एक तो नासिक से लेकर कोलकाता का NH3, ये NH48 पुणे से चेन्नई, फिर ये NH ये वाला नीचे देखे तो अपन पाल घाट में यहां से जाता है कोच्चि से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से चेन्नई, NH47 पुराने नाम है ये। और यहाँ सैन्य कोटा के अंदर आपके यहाँ से थिरुवनंतपुरम से मदुरई जाता है NH49। ये सारे अपने NH और इन घाट क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं दक्षिणी घाट में। आज अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? पूर्वी घाट। आज अपन कौन सा पढ़ेंगे भाई? आपके पूर्वी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पढ़ेंगे आज अपन लोग। देखो भाई सबसे पहले तो नीचे वाला डायग्राम बना लेते हैं। इंडिया का कोस्टल एरिया है जो पूरा नीचे की तरफ तटीय प्रदेश। अपन ने कल पश्चिमी घाट पढ़ा था ना, आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इधर वाला कौन सा? पूर्वी घाट। भाई दिशाओं का तो तुम्हें नॉलेज है ही, इधर पश्चिम होती है, उधर पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जहां भी देखोगे हमेशा अगर बोर्ड पे बनाओ किसी भी दिशा में बैठे रहो, NS, ईस्ट और वेस्ट, हमेशा डायरेक्शन यही रहेगी तुम्हारी। तो इधर वाला है ये कौन सा है भाई? आपके पूरा ये वाला पूर्वी घाट का क्षेत्र है, यहां तक नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ये कौन सा है भाई? आपके पूर्वी घाट वाला भाग। पूर्वी घाट के अलावा एक चीज और देखिए भाई, भारत का अगर आपने मैपिंग देखा हो तो इधर तो मैंने कल बताया था, इधर तो इधर जो पानी है जितना भी, उसमें कौन सा है भाई? आपके अरब सागर। और इधर वाला भाग है जो पूरा समुद्र के साथ लगा हुआ है, उधर क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। बहुत बढ़िया भाई। ये वाला भाग कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी घाट की मुख्य मुख्य बातें पढ़ेंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किस प्रकार का पर्वत है? पर्वत ये भाई यहां से नीचे तक डेल्टा क्षेत्र है। तो भाई पूर्वी घाट के बारे में सबसे पहले पढ़े तो अपन पढ़ते हैं पूर्वी घाट है कहां से कहां तक। ये यहां पर एक नदी है, कौन सी? महानदी। क्या नाम है? महानदी। उस महानदी से लेकर ये कहां तक है विस्तृत? यहां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है भाई? आपके कौन सी पर्वत श्रेणी है भाई? आपके ये नीलगिरी है, यहां तक विस्तृत है ये। इस श्रेणी का क्या नाम भाई? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला, यह नीलगिरी पर्वतमाला जो माउंटेन सीरीज है नीलगिरी की, यहां तक ये पूरा फैला हुआ है। कहां तक? नीलगिरी माउंटेन सीरीज नीचे वाली, और ऊपर यहां से महानदी जो रिवर है, यहां से नदी से लेकर नीचे कहां? नीलगिरी पर्वतमाला तक फैला हुआ है पूरा। अब इसकी खासियत है, ऊपर मैंने बताया था यहां पर एक कलशुबाई की चोटी है, पहाड़ियां हैं, उससे लेकर यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सी? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। इस गोदावरी नदी तक जो आपका पूर्वी घाट है वो पूरा लगातार चल रहा है, सतत है एकदम पूरी पहाड़ियां। इसके बाद में गोदावरी नदी से नीलगिरी तक ये पूरा तटा छटा है। इसका कारण है यहां से बहुत सी क्या बहती हैं? नदियां निकलती है, जो किस में जाकर मिलती हैं? पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट से जैसे गोदावरी का भी उद्गम होता है, कृष्णा का भी होता है, नीचे कावेरी का भी उद्गम होता है। तो ये नदियां जाके किधर मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो भाई जब नदी निकलेगी एक जगह से, तो वो जहां पर कंकड़ पत्थर है, जो भी मिट्टी है, उसको साइड में करके चलेगी, अपने साथ लेके चलेगी ना।
तो मान लो आपके यहाँ मान लो इस हिसाब से पूरी दीवार है, कोई नदी यहां से लगातार बह रही है, तो बहते बहते यहाँ का जितना भी कंकड़ पत्थर है वो अपने साथ में ले जाएगी। तो ये वाला पर्वत यहां तक तो पूरा पर्वत है, बीच वाला भाग पूरा तटा छटा हो गया ना, ठीक है। तो क्या है, इधर में महानदी से गोदावरी तक तो पूरा सतत है ये पर्वत, बाद में महानदी से नीलगिरी तक क्या है, पूरा तटा छटा है। कारण यहाँ से बहुत सी नदियां है बहती हैं, जो वहां का जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी है वो अवसाद के रूप में अपने साथ लेकर चल जाती है। मैंने बताया था पूर्वी घाट किससे निर्माण होता है, पूर्वी तट का डेल्टा से, और पश्चिमी घाट का पथरीले, ठीक है, पथरीला है क्योंकि यहां पर क्या बनती है, एस्चुरी, इधर क्या बनता है, डेल्टा। डेल्टा हमेशा मैदानों में बढ़ता है, ध्यान रखना। डेल्टा कहां बढ़ता है, जहां मैदान होते हैं। डेल्टा बनाता कौन है, नदियां। हमेशा मैदानों में डेल्टा बनाती है नदियां, और जहां पहाड़ीला इलाका होगा, पथरीला, वहां नदियां क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी। तो इधर वाला ये भाग है महानदी से गोदावरी तक तो 77, गोदावरी से लेकर फिर नीचे नीलगिरी तक ये क्या है, तटाछटा। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं, ये है कहां से कहां तक, महानदी से नीलगिरी तक। तो ये पर्वत कहां तक है भाई, यह पर्वत कहां से कहां तक विस्तृत है, महानदी से, नदी से नीलगिरी तक विस्तृत है भाई आपकी। नीलगिरी पर्वतमाला है, इसके बारे में ये तुरंत पूर्वी घाट होते हैं, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी तक विस्तृत है भाई। अब एक चीज बताऊं, मैंने आपको पर्वत पढ़ाए थे, वल्लित पर्वत, खंड पर्वत और बलोक पर्वत, 3 टाइप के। तो ये वाला पर्वत भी किस टाइप का है भाई, आपके वल्लित पर्वत है। पूर्वी घाट कैसा पर्वत है भाई, आपके वल्लित पर्वत है, यह वल्लित पर्वत है। अब जो कई बच्चे नए हैं उनको बता दूं, वल्लित पर्वत क्या होता है भाई। जब दो प्लेटें आपस में आकर जब भी टकराएंगी, तो उनके जहां टकराती है वहां टकराते ही तुम्हें पता है, या तो कंकड़ पत्थर ऊपर की तरफ निकलेंगे या कंकड़ पत्थर नीचे जाएंगे। तुम घर पर अपना सकते हो, जैसे दो पत्थरों को आपस में टकराओगे प्लेटों को, तो वो टूटेंगी। टूटने से क्या होता है, या तो उनमें वलन पड़ने से ऊपर की तरफ वलन पड़ेगा, या क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएंगी। तो उनके ऊपर वलन के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, वल्लित पर्वत। एक बताया था मैंने खंड पर्वत, दो प्लेटें या दो भ्रंश ऐसे आमने सामने हो सकती हैं, उनके आमने सामने के कारण वो जैसे आमने सामने है, तो उनके यहाँ वाला जो एरिया है आपस में जहां टच हो रहे वहां वाला, या पीछे वाला एरिया जहां से उभरा हुआ हो, वो भाग कौन सा रहता है भाई, आपके खंड पर्वत। एक होता है ब्लॉक, ब्लॉक में होती है दो प्लेटें। ये प्लेटें जैसे ही आपस में दूर हटेंगी एक दूसरे से, इनके दूर हटने से इनकी ये जो फ्रंट वाला एरिया है यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा एक एरिया। मान लीजिए दोनों प्लेटें हैं इस हिसाब से, और ये जैसे एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो या तो इधर वाला या इधर वाला एक एरिया इसमें ऊपर की ओर उठ जाता है। उस ऊपर की ओर उठने के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, ब्लॉक पर्वत। 3 पर्वत पढ़ाए थे, जिनमें से आपके पूर्वी घाट कौन सा पर्वत है, अभी आपके वलित पर्वत है। यह वलित पर्वत है। अब एक चीज मैं बीच में समझा देता हूं भैया आपको, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे। अपन पर्वतमाला पढ़ ही रहे हैं शुरू से, तो उनका एक डाटा लिख लेना तुम साथ में, मुख्य पर्वत माला। अब ये किस प्रकार की है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वल्लित के बारे में, पढ़ लेते हैं वल्लित के उदाहरण कौन से। हिमालय पर्वतमाला, अरावली कैसी पढ़ी थी अपन ने, और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कैसा है भाई आपके, पूर्वी घाट वलित है। ये तीनों पर्वतमालाएं कैसी पढ़ी है भाई अपन लोगों ने, वलित है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे जो अपन लोग पढ़ेंगे उनमें से चौथी अपन ने पढ़ ली है, कौन सी, विंध्याचल। कैसी थी भाई आपके, विंध्याचल पर्वतमाला कैसी थी, खंड। और एक और पढ़ेंगे आप पे, नीलगिरी, ये भी कैसी है भाई आपके, खंड पर्वत है। अब कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, 3 ऑप्शन ये दे दे, एक विंध्याचल दे दे, तो ये तीनों तो वलित है, और विंध्याचल और आपके नीलगिरी दोनों क्या है, वलित नहीं, ये दोनों कैसे हैं, खंड पर्वत। तीसरे नंबर पे आपके को एक आ जाएगा, छठे नंबर पे अब कौन सा बचा, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला ये किस प्रकार की है भाई आपकी, ब्लॉक पर्वत है, ध्यान रखना कैसी है, ब्लॉक पर्वत। एक अपन छोड़ तो नहीं दिया अभी, पश्चिमी घाट पढ़ा था। पश्चिमी घाट कैसा पर्वत पढ़ा था अपन लोगों ने, कैसा पढ़ा था, पश्चिमी घाट। दोबारा चेक कर सकते हो,
देखो जल्दी से, पश्चिमी घाट कैसा पर्वत पढ़ा था अपन लोगों ने, बताओ। देखिए जब अपन ने पश्चिमी घाट शुरू किया था तो कैसा पर्वत पढ़ा था? अपन ने वल्लीत पढ़ा था, ब्लॉक पर्वत पढ़ा था, कैसा पढ़ा था इसके बारे में? ये कैसा है भैया? आपके एक सह्याद्री है। जो छठे सातवें नंबर पे अपन ने पढ़ा था कौन सा भैया? आपके एक पश्चिमी घाट पढ़ा था ना अभी पूरा का पूरा कल, वो पश्चिमी घाट कैसा है भैया? आपके सह्याद्री अलग अलग भ्रंशों में है। भ्रंश है वो, भ्रंश का गार, भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत कैसे भाई? भ्रंश पर्वत बोल सकते हैं, ऐसे अपन क्या बोल सकते हैं? सह्याद्री। ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है ना भाई, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, 3 भाग पढ़े थे अपन लोगों ने। तो ये आपकी पर्वतमाला है। हिमालय, अरावली और पूर्वी घाट तीनों वलित हैं। आपके विंध्याचल नीलगिरी खंड है, सतपुड़ा ब्लॉक है, और पश्चिमी घाट कैसा है? भ्रंश पर्वत है या सह्याद्री पर्वत है। आगे ये सारे पर्वत याद रख लेना भाई एक जगह ही, इनसे क्वेश्चन बन जाए। कल को 3 तो दे दे वलित और 1/4 दे दे खंड, और पूछ ले निम्न में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? हाँ का और नहीं का। आजकल बच्चे गलतियां ये करते हैं, क्वेश्चन इतना पढ़ते हैं निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है, ये नहीं तक जाते नहीं, जिसके कारण पहले पहले तुम्हें मिल गया हिमालय, तुम उसी पे टिक कर दोगे। आगे पढ़ाई नहीं कि निम्न में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है। अब नहीं में आपको 3 ऑप्शन दे देगा, हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, और चौथा दे देगा आपको विंध्याचल। विंध्याचल कैसा पर्वत है? खंड पर्वत है। तो भाई ये वाला भी पर्वत कैसा है? पूर्वी घाट कैसा पर्वत है भाई? आपके वलित पर्वत है। अब आगे देखते हैं अपन लोग भाई, इसके बारे में आगे पढ़ें। पूर्वी घाट, तो भाई पूर्वी घाट है, ये एक तो पता चल गया वलित पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई देखें, अपन ने उसकी औसत ऊंचाई पढ़ी थी, वो उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी पश्चिमी घाट की? 1300 मीटर पढ़ी थी मेरे हिसाब से। कितनी थी? 1300 मीटर। इस वाले पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई? आपके 900 मीटर है। कितनी? 900 मीटर। 900 मीटर, 900 मीटर। अब एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि यह महानदी से लेकर गोदावरी तक तो सतत है, उसके बाद में सारा क्या है भाई? जगह जगह से खंडित है, तटा छटा है, सतत नहीं है। तो वो चीज और देख लेते हैं। यह पर्वत महानदी से गोदावरी तक सतत है। तक सतत, सतत मतलब लगातार पर्वतमाला चल रही है लगातार यहां तक। और बाद में क्या है? सारी कटी छटी है। उसका मुख्य कारण क्या है? नदियों के द्वारा अपर्दित है पूरा। अपर्दन क्या होता है? जहां से कंकड़ पत्थर या मिट्टी का अपर्दन हो एक जगह से दूसरी जगह, वही क्या है? अपर्दन। तो ये क्या है? महानदी से गोदावरी तक तो सतत है। इसके पश्चात नदियों द्वारा अपर्दित है। अपर्दित, अपर्दन बोल दो या तटा छटा बोल दो, कि यहां से जो नदियां निकलती है, कृष्णा नदी, रिही, कावेरी नदी, जी और भी नदियां छोटी मोटी, वो इस पर्वत को क्या करती हैं? अपर्दित करती हैं। अपर्दन क्या होता है भाई? किसी पर्वत में कंकड़ पत्थर नदियों के द्वारा अपने साथ ले जाए जाते हैं, वही क्या बोलता है? अपर्दन। वही निक्षेप होते हैं, वो आगे जाके जहां इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निक्षेप। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में जो करेवा पढ़ा था, करेवा क्या है? जम्मू कश्मीर में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों को अपन क्या कहते थे? करेवा। हिमालय में पढ़ गए थे करेवा किसे कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में नदियों के द्वारा जो लाया गया पानी था उसे क्या कहते थे? करेवा। तो यही है, यहां पर क्या है? महानदी से गोदावरी तक तो सतत है, इसके बाद क्या है? अपर्दित। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं भाई। ये वाली जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आरामकोंडा। क्या चीज है? आरामकोंडा। क्योंकि ये है कहां पर भाई? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। वहां पर मुख्यतः ऐसे ही नाम यूज किए जाते हैं पहाड़ियों के। तो क्या है? यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? ऊंची चोटी आरामकोंडा, और इसकी हाइट है 1680 मीटर। 1680 मीटर है। ये क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से पर्वत की भी? आपके पूर्वी घाट वाले पर्वत की। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है भाई आपकी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता सकता है? कल पढ़ाया था आपको कोई? अन्नाई मोड़ी। बढ़िया। हाइट कितनी है उसकी? 2694। वेरी गुड भाई। आगे देखें, इस पर्वत पर अन्य भी चोटियां हैं।
इसकी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? अरामकोंडा 1680 मीटर। बाकी इसमें अन्य चोटी भी, उसका नाम है महेंद्रगिरी। है कहां पर? उड़ीसा के जिंदागाड़ा जिले के अंदर। उड़ीसा में एक जिंदागाड़ा जिला है, वहां पर कौन सी है भाई? आपके महेंद्रगिरी चोटी है। उसकी हाइट है कितनी? 1501 मीटर। तो इसकी अन्य चोटी महेंद्रगिरी, कई बार पूछ लिया एग्जाम में, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। हाइट कितनी है? 1501 मीटर। कहां पर है? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी कहां पर है? जिंदागाड़ा। उड़ीसा में है एक जगह, इसका जिला है जिंदागाड़ा। वहां कौन सी है अभी? आपके महेंद्रगिरी चोटी है इसकी सबसे ऊंची। अब ये तो पढ़ लिया अपन ने इसके बारे में मुख्य मुख्य जानकारी। अब इसके अंदर आंध्र प्रदेश, ये फैला हुआ कहां पर है? जैसे अपने डायग्राम बनाया था, तो ये फैला हुआ आपके आंध्र प्रदेश, ये नीचे वाला भाग है इसमें। इसके आंध्र प्रदेश रहा एक, तो आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, इन दो राज्यों के अंदर इसमें मुख्यतः कई पहाड़ी, उन पहाड़ियों के अंदर मुख्यतः देखें। इसके आगे अपन देखें तो इस वाले भाग है, इसमें मुख्यतः अन्य भी जो पहाड़ियां हैं, कहां पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर। इस घाट में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं, कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं। और उन पहाड़ियों में कौन सी है भाई? नाम देखना भाई, नाम अजीबोगरीब हैं थोड़े से। पहली तो नाम है नाला मल्ला, वहां के नाम ही ऐसे होते हैं भाई, ये लैंग्वेज है उनकी। नाला मल्ला, एरी मल्ला, एरी मल्ला, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, जवादी, ये वाला भाग है जवादी, जयवादी, जवादी, सिवर्रोय और शेषचलम, शेषचलम। ये यहां पर अन्य मुख्य पहाड़ियां जो कहां पर पाई जाती है भाई? आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कौन से घाट में? पूर्वी घाट के अंदर। और इसके अंदर एक जो कौन सी है पहाड़ी? शेषचलम। ये शेषचलम पहाड़ी कहां पर है? पूर्वी घाट में। इसको अपन ने किस में शामिल कर रखा है? जैव आरक्षित क्षेत्र में। किस में शामिल कर रखा है? जैव आरक्षित। जैव आरक्षित क्षेत्र में आपको 2-3 बार बता चुका हूं, जिसको गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कर दिया जाए कि यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है उनको। तो क्या है भाई? यहां की शेषचलम पहाड़ी को, शेषचलम पहाड़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है। किसमें? जैव आरक्षित क्षेत्र में। जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है, क्षेत्र में शामिल कर रखा है भाई, शामिल कर रखा है। ये भाई आपका पूर्वी घाट कंप्लीट है भाई, यहीं तक पूर्वी घाट वाला डाटा कंप्लीट है। अब थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं इसका, समझ लो। मैंने आज पढ़ाया आपको पूर्वी घाट, कल पश्चिमी घाट पढ़ाया था, आज पढ़ाया पूर्वी घाट। यह पर्वत महानदी से लेकर नीलगिरी तक तो क्या है? फैला हुआ है। और महानदी से गोदावरी तक तो 77 बाद में नदियों द्वारा क्या है? तटा छटा है। आ गया समझ में? यह किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। अन्य उदाहरण देखें तो हिमालय और अरावली भी कैसे हैं? वलित पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी थी? 1300 मीटर। यह पर्वत महानदी से गोदावरी तक 77 बाद में क्या है? तटा छटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी आरामकोंडा 1680 मीटर। अन्य चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा के जिंदागाड़ा में 1501 मीटर। यह घाट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ क्या है? अन्य मुख्य पहाड़ियां हैं, जिनमें से नाला मल्ला, एरी मल्ला, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, जवादी, शिवरोय, शेषचलम अन्य मुख्य पहाड़ियां किसकी? पूर्वी घाट की। कहां पर है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। लास्ट बात अपन ने पढ़ी, शेषचलम पहाड़ी ऐसी पहाड़ियां जिसे अपन ने किस में शामिल कर रखा है? जैव आरक्षित क्षेत्र में। ये आपका पूर्वी घाट कंप्लीट है, इसको राइट कर लो ऐसा कैसा, ये डायग्राम बना के। डोडा बेटा, और हाइट कितनी बताई थी मैंने इस डोडा बेटा की? 2637 मीटर।
इससे ऊंची दक्षिणी भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी थी अन्नाई मुड़ी, उसकी हाइट 2696 मीटर। आ गया। अब इसके बारे में लिखें, यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची जो डोडा बेटा है वो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई। क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है भाई आपकी। आ गया समझ में? ये वाली। अब जो नीलगिरी की पहाड़ी है, मैंने शुरू में पढ़ाया था, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों को मिलाने का काम कौन सी करती है भाई आपकी? ये जो यहां पर था, इस वाले डायग्राम में जो यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये दोनों, इधर तो कौन सा था? पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इन दोनों घाटों को मिलाने का काम कौन सी पहाड़ी करती है आपके? नीलगिरी की पहाड़ी दोनों पर्वतों को मिलाने का काम करती है। तो अपन वो बात भी इसमें लिखेंगे, क्या? ये नीलगिरी की पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी पहाड़ी पूर्वी व पश्चिमी घाट को, पूर्वी व पश्चिमी घाट को मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है भाई, कार्य करती है। अब आगे देखिए इस वाले में, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे पहले पहले जो जैव आरक्षित क्षेत्र, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया था, वो कहां बनाया गया था? नीलगिरी की पहाड़ियों में। मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं, शेषचलम पहाड़ियों को जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है, महादेव के अंदर पंचमढ़ है उसे जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है। तो ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा बना था भारत में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नाम क्या था? नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र। कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र। कौन सा था? भारत का पहला क्या था भाई? जैव आरक्षित क्षेत्र था। तो क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी में भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है भाई, आरक्षित क्षेत्र है। और उस जैव आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या बताया था भाई मैंने अभी? नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र। नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र, ये क्या था? भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था, जिसे अपन जैव आरक्षित घोषित किया था। नीलगिरी में भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था। अगर अपन आगे देखें तो इस वाले पर्वत में जो अपन ने वहां पढ़ के आए थे, तमिलनाडु का हिल स्टेशन पढ़ा था, वो कहां है भाई? इस आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में भी आता है। कौन सा? तमिलनाडु का हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मैंने कल बता दिया था, मैदानी प्रदेश से ऊपर हाइट के ऊपर जो स्थान हो, चोटियों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, उसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई? हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या है भाई? तमिलनाडु का हिल स्टेशन भी यहां स्थित है। मैंने कल पढ़ाया था आपको पश्चिमी घाट, उसमें कौन सी पहाड़ी के अंदर आया था भाई तमिलनाडु का हिल स्टेशन? कोई बता सकता है? पालनी की पहाड़ियां थी। अपन ने दक्षिणी सह्याद्री पढ़ी थी, उसको 3 भागों में बांट रखा था, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां, तीसरा था पालनी की पहाड़ी। उसमें क्या था? तमिलनाडु का हिल स्टेशन स्थित था। तो इसमें भी क्या है? ये भी नीचे नीलगिरी से लगता है वहीं पर। तो क्या तमिलनाडु का हिल स्टेशन कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में भी। अब आगे लास्ट चीज पढ़े, ये वाला भाग है, इसमें चाय की रोपण कृषि की जाती है। और चाय की रोपण कृषि के लिए प्रसिद्ध जो जनजाति है वो कौन सी है? डोडा। डोडा। और डोडा जनजाति है कौन से राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। तो यहाँ चाय की रोपण कृषि की जाती है, जो रोपण कृषि करती है वो जनजाति कौन सी है? प्रमुख है डोडा। और है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। तो कई बार जनजातियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो किस राज्य में आएगी? तमिलनाडु के अंदर। यहां चाय की रोपण कृषि की जाती है, रोपण कृषि की जाती है। रोपण कृषि जानते हो ना भाई? रोप के की जाती है, जैसे जमीन के अंदर से अपन प्याज उगाते हैं ना, वैसे इसकी रोपण कृषि की जाती है चाय की। तो यहाँ चाय की रोपण कृषि की जाती है, वह यहां डोडा जनजाति निवास करती है। डोडा जनजाति,
देखो जातियों का क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी, जनजातियों का बहुत पूछता है। सर्वाधिक भील जनजाति भारत में मध्य प्रदेश के अंदर निवास करती है, सर्वाधिक भील जनजाति। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान की प्रसिद्ध देखें तो कंजर, कथोड़ी, मीणा, ग्रासिया, ये क्या है अपने राजस्थान की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी है भाई, भील सबसे प्रसिद्ध। फिर आपके तमिलनाडु के अंदर मैंने इसे अंडमान निकोबार में पढ़ाया था, अंडमानी निकोबारी सेंट्रली सोमपेन, ये क्या थी वहां की जनजाति। तमिलनाडु की थी डोडा। मेघालय के अंदर कौन सी है, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति निवास करती है। तो क्या है, ये जनजातियों का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पर डोडा जनजाति निवास करती है, और है कहां पर डोडा जनजाति भी, आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में यहां डोडा जनजाति निवास करती है। ये भैया आपके पूरी की पूरी नीलगिरी की पहाड़ी की अधिकतर चीजें हो चुकी हैं। आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश हो चुका है। अब अपन पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में अंतर देखना है, उससे पहले नीलगिरी की पहाड़ी पूरी कर लो। आप लिख लो इसको ऐसा कैसा, नीलगिरी की पहाड़ियों वाले को लिख लो। अब पढ़ेंगे अपन लोग लास्ट चीज, पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर। अपन ने दोनों घाट देखे थे, उन दोनों घाटों में अंतर देख लेते हैं भाई। ये तो इधर वाला था पश्चिमी घाट, ये तो था पश्चिमी घाट इधर की तरफ, यहां तक कन्याकुमारी तक, और यहां नीलगिरी तक था पूर्वी घाट आपके महानदी से। ये है नीलगिरी बीच में। तो यहां से लेकर ये तो था आपके पूर्वी पश्चिमी घाट, और ये वाला है पूर्वी घाट। इन दोनों के अंतर बीच में अंतर देख लेते हैं जो अच्छे से समझ में आ जाए, अपने कंपैरिजन हो जाए दोनों में, पूर्वी और पश्चिमी घाट में अंतर क्या चीज है भाई। ठीक है, तो एक तो अपन लोग जो पहले अपने पश्चिमी और पूर्वी तट के अंदर जिस हिसाब से लिस्ट बनाई थी अपन ने, वैसे इधर की तरफ तो लिख लो पश्चिमी घाट, पश्चिम दिशा की तरफ तो लिख लो पश्चिमी घाट, और इधर की तरफ लिख लो पूर्वी घाट। और ये लिख के फिर बोर्ड पे नजर कर लो भाई। अभी ठीक है क्या भाई? ये इधर वाला पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट समझे या जाए, ये पश्चिमी घाट वाला पूर्वी घाट। सबसे पहले तो यही देखेंगे दोनों के अंदर भाई, पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक देखा है अपन लोगों ने, बताओ भाई। इसका विस्तार तुम बताओगे, तुम्हारे पास डाटा लिखा हुआ भी है, पढ़ा भी दिया। इसका विस्तार तापी नदी से कहां तक है नीचे, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इस वाले का इसका है भाई आपके, इसका विस्तार है महानदी से नीलगिरी तक, नीलगिरी पर्वतमाला तक। ये तो पहला अंतर हो गया, क्योंकि ये वाला स्टार्ट होता है यहां से, जो आपका पश्चिमी घाट होता है यहां से शुरू, यहां पूरा, ये आपकी है कन्याकुमारी। और ये देखें तो ये वाली जगह है तापी नदी। और इधर वाला मामला देखेंगे तो यहां है महानदी, और यहां तक आएगा, ये है नीलगिरी पूर्वी घाट का। आ गया समझ में भी आपके दोनों का विस्तार। पहला कंपैरिजन हो गया, दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है। दूसरा देखिए अपन लोग, तो दूसरे के अनुसार ये वाला पर्वत कैसा है, पश्चिमी खंड और पूर्वी वाली। पश्चिमी, मैंने एक चीज वहां भी लिखाई है पहले, यहां पर एक चीज लिखा के आया हूं। पश्चिमी जो पर्वत है उसके बारे में लिखा है भ्रंश है, सह्याद्री है। एक चीज इसी में ऐड कर लेना, ये कैसा पर्वत है भाई, खंड पर्वत है। कैसा है, खंड पर्वत। और खंड पर्वत का उदाहरण कौन सा था भाई, ये वाला भी तो था ना,
ये दोनों भी तो खंड पर्वत के उदाहरण थे। तो यहां पर भी लिख लेना, ये भ्रंश पर्वत है, सह्याद्री या खंड पर्वत है भाई। तो भाई आपका पश्चिमी वाला तो कैसा है, यह खंड पर्वत है, खंड पर्वत है। और पूर्वी वाला कैसा है भाई, यह वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। आ गया समझ में? इसकी ऊंचाई अधिक है या इसकी ऊंचाई अधिक है भाई, ये बताओ मेरे को। पश्चिम वाले की ऊंचाई अधिक है, औसत ही बताना है अपने को, वहां वैसे नहीं बताना है। इसकी ऊंचाई अधिक है, कितनी है, 1300 मीटर। अब इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट के सबसे कम नहीं है, ऐसे तो अपने पर्वतमाला पढ़ी थी, वहां पर 930 ही लिखा था अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। इसकी कितनी है भाई, इसके कंपैरिजन कम है। इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी थी भाई आपके, 900 मीटर। ये हो गया, दोनों में अंतर हो गया ना, ये वाला भी भाई आपके। अब आगे देखें तो इधर वाला है, उसकी तो सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है भाई आपके, सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड वाला ये है, ये लो भाई। आ गया, तीन अंतर हो गए। पहला ये है, इसका विस्तार तापी नदी से कन्याकुमारी, इसका महानदी से नीलगिरी पर्वत है। दूसरा है, यह खंड पर्वत है, ये वलित पर्वत है। इसका हो गया, इसकी अधिक ऊंचाई है, कितनी है, 1300 मीटर, इसकी कितनी है, 900 मीटर। आ गया भाई आपके समझ में? अब आगे देखते हैं भाई। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा सही बना दे डाटा, तो आपको अगर पीडीएफ के रूप में भी देना तो ज्यादा बधा नहीं लगे। शेप से बनाते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है भाई, तीनों के तीनों डिफरेंस हो गए। अब चलते हैं अपन चौथे पे। चौथा डिफरेंस, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई आपके, अन्नाई मूडी। और हाइट कितनी है वो बता दो, 2696 मीटर। इसकी कौन सी है सबसे ऊंची, अभी पढ़ के हैं, आरामकोंडा। चोटी कौन सी है भाई आपके, आरामकोंडा। कितनी है हाइट, 1680 मीटर। बढ़िया। तो अपन ने चार अंतर देख लिए दोनों में, कहां से कहां तक विस्तार है, कैसे पर्वत है, ऊंचाई कितनी है, चोटियां कौन सी है। ये चारों के चारों फटाफट लिख लो, फिर आगे देखते हैं इनमें। लिख लो फटाफट ये चारों, फिर आगे देखते हैं जल्दी से।